तो शेरों बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 76 में, जहां पे लेक्चर का नंबर तो 76 है लेकिन बच्चों चैप्टर का नंबर बदल गया है। चैप्टर चल रहा है हमारा, अभी शुरू करेंगे फिर से। 4 हो गए थे हमारे इनऑर्गेनिक के, 4 हो गए थे हमारे ऑर्गेनिक के, तो फिर से आई टेक द साइकिल टू इनऑर्गेनिक और चैप्टर नंबर 5 विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, पहली बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दूसरी बात मैं पढ़ाऊंगा आपको तो 200% इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा आपका उसमें। ठीक है, और बाकी जो बातें हैं वो कंसेप्ट रिलेटेड है, बाकी जो बातें हैं वो बेसिक्स आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स का है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का है, वापस मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेल, ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन, रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बस ये सारी बातें अगर आ गई तो बाद में इसमें कंडक्टिविटी ये वो नॉर्मल चीजें आएंगी, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे और एक अच्छे परसेप्चुअल वे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कंसिडर्ड इन ऑर्गेनिक एज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स, नॉट इन अंडरस्टैंडिंग टर्म्स बट गेनिंग वाइज। अगर तुमको गेन करने मार्क्स तो एमसीक्यू में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क वाला वर्थ ही न्यूमेरिकल या 1 मार्क वाला वर्थ ही कुछ क्वेश्चन आएगा जिससे टाइम ना वेस्ट हो। 1 मार्क वाले कैसे होते हैं, जो एक्सपेक्टेड होता है भाई टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, 1 मार्क का मतलब हो जाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा इसमें वैसे वाले आते हैं क्वेश्चन जो इजी वाले हैं। सो अगर तुमको गेन करने मार्क्स, ज्यादा मार्क्स चाहिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज्यादा अच्छा चैप्टर कोई नहीं है। कंसेप्ट वाइज देखोगे ना तो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छी चीजें जो समझ में आ सकती है। तो पहली बात मैं बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों ने सेल देखा होगा घर में, रिमोट में सेल चलता है, तो सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, 11th स्टैंडर्ड में था। ठीक है, तो सबसे पहला सेल, इसको एक्चुअली बोलते हैं ड्राई सेल। ठीक है, ड्राई सेल बोलते हैं इसको, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अगर इसका जनरलाइजेशन इसका देखे जाए, जनरलाइजेशन यानी कि क्या, किस बेस पे ये बना हुआ है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वहां पे क्या होता है, अपन जो भी केमिकल रिएक्शन में जो भी कंपाउंड्स है, ठीक है, यानी कि जो भी कंपाउंड्स है वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिफ्यूज हो जाते हैं, रिस्पेक्टिव आयंस में डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि प्लस और माइनस आयंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड विच लीड्स टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक चार्ज। okay, and which is then possibly generates energy which is electrical energy. okay, तो बेसिकली कन्वर्जन होता है जनरलाइजेशन में एक ड्राई सेल में, किसका, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रही बात, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि केमिकल एनर्जी के क्या, रिएक्शन की वजह से जो भी आयंस फॉर्म होते हैं जिनके पास प्लस माइनस चार्जेस है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जो कि अलाउ करता है आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करने के लिए। सो दैट्स द रीजन इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। सो जनरलाइजेशन में एक ड्राई सेल कैसे काम करता है, बेसिकली इस बेस पे कि एक केमिकल एनर्जी है जो प्रोड्यूस हो रही है केमिकल रिएक्शन की वजह से, इट इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और अगर मैं उल्टा देखूं, ठीक है, इसी तरह से अगर आई विल सी इट रिवर्सिबली, व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोलिसिस सबको पता है। इलेक्ट्रोलिसिस तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके किसी भी एलिमेंट को, है ना, किसी भी कंपाउंड को उसके रिस्पेक्टिव आयंस में डिफ्यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पानी में, वाटर में एक्वेस सॉल्यूशन लिया मैंने और उसमें NaCl डाल दिया मैंने, ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मली चलाऊंगा तो भी आयनाइजेशन हो जाएगा, इसका डिफ्यूज हो जाएगा। या फिर मैं इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करूंगा तो जो जल्दी आयोनाइज नहीं होते स्टीयरिंग के बाद भी, तो वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आयनाइज हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, विद इन अ सेकंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। सो दैट्स द रीजन वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू फोर्सिबली कॉज अ केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू केमिकल। ओके, सो दिस इज रिवर्सिबल अगेन, यानी कि इलेक्ट्रिक टू केमिकल होता है और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन, यानी कि ये कन्वर्जन जो चलता है। ठीक है, सो इसीलिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये एनर्जी कन्वर्जन्स होते रहते हैं।
केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, बेसिक। ओके, जितने भी आप लोग यहां पे टॉपिक्स देखोगे वहां पे आपका एक कंटेन्ड वेसल होगा विच इज अ स्टील वेसल। ओके, उसमें कुछ ना कुछ एक मोलर सॉल्यूशन होगा। ओके, एंड इट विल कंटेन एन एनोड एंड कैथोड which will attract positive and negative ions according to the charge respectively। अगर एनोड है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, कैथोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेगा, है ना। ऑपोजिट पोल से तो ऑपोजिट आयंस को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी प्लस टू माइनस फ्लो होगी। सो दिस इज द ओनली थिंग। और या इस तरह के जितने सारे एग्जांपल्स है इसी तरह के आपको दिखेंगे। सारे कंसेप्ट जो है मोलर कंडक्टिविटी, डिफ्यूजिविटी, रेजिस्टिविटी, सारे जो है यहां से आपको समझ में आने वाले हैं। ओके, अब देखो बुक वो खोल के बैठने की कोई जरूरत नहीं है, नोटबुक में कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। दिस लेक्चर इज ओनली स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू बेसिक कंसेप्ट्स, है ना। बस आपको ऊपर का एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो क्या रहा है, एक्चुअली होता क्या है या होने क्या वाला है। ओके, द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। एंड और कुछ बातें उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मतलब जितने ज्यादा बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे उतने ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगले लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट्स के साथ शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल्स के साथ शुरू करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से फ्लो है चैप्टर का, किस तरह से कंसेप्ट से अरेंज हुए हैं और क्या क्या चीजें आपको नहीं है, क्या क्या समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बोल देता हूं एक ओहम्स लॉ। यस, ओहम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर जब इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज वगैरह ये सब सीख रहे हो तो वोल्टेज, एम्पीयर, ये सारी चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। तो ओहम्स लॉ से शुरू करते हैं। ओहम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, एंड V इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन में हटा दूं तो एक टर्म आ जाएगी R वहां पे, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। यानी कि जो करंट फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए जो रेजिस्टेंस लगता है हमारा, ठीक है, सो दैट इज R। अब वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, I का यूनिट है एम्पियर, ओके, R का यूनिट है ओहम, और सिंबॉलिकली इसको कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं इसको सिंबॉलिकली? ओमेगा, ये पता होना चाहिए। और ठीक है, ये R हो गया। साथ में और एक चीज थी, हमको कंसेप्ट थी कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को, यानी कि वायर की लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी रेजिस्टिविटी, उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि समझो ये लेंथ ऑफ वायर है मेरी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ये एरिया, ठीक है, ये वायर का, ये जो बीच का मैंने जूम करके आपके सामने रख दिया है, समझ लो। ओके, तो ये जो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम आएगा। तो बेसिकली रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया, इन तीनों को कुछ ऐसा रिलेशन है। और इसको अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूंगा तो ये मेरे को मिलेगा रो L अपॉन A। ओके, अब ये हो चुका है 9th 10th स्टैंडर्ड में शायद से, आई डोंट रिमेंबर इट प्रॉपर्ली, बट दिस आर द बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, अब ये रो है, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिफाइन कैसे करेंगे? जब वायर की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर क्रॉस सेक्शन हो, देन द रेजिस्टिविटी वी कैन से इट इज एज 1 ओहम मीटर रेजिस्टिविटी इज बीन गिवन बाय द वायर। ओके, करंट फ्लो होने के लिए रेजिस्टिविटी उतनी दी जा रही है। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकालेंगे? R का यूनिट है ओहम, L का यूनिट है मीटर, A का है मीटर स्क्वायर, और यहां पे R है, तो सब इधर ले लो, ओहम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एंड सो रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर। ठीक है, ये चीजें आप याद रख सकते हो। अब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सारा जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है इसका रेसिप्रोकल। अब ये आपको शायद से पता हो ना हो, रेजिस्टिविटी अगर रो है तो अगर मैं 1 अपॉन रो लिखता हूं, यानी कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, कंडक्टिविटी आएगा क्या? यस, आएगा कि नहीं? रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट यानी कि क्या? कंडक्टिविटी। सो इसको मैं कह देता हूं G। G कैन बी टर्म्ड एज कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल, द कैपेसिटी टू कंडक्ट। सिमिलरली रेजिस्टिविटी is the property of a material, the capacity to resist what? To resist the flow of electrons, to resist the current. Okay, so conductance is basically opposite, the reciprocal of resistivity. And more of the concept, if I say conductivity
कंडक्टिविटी इज गिवन एज के, द थिंग इज दैट कंडक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है, 1/r है, और कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी के ऑपोजिट है, ठीक है। इट वॉज अ माइनर मिस्टेक, कंडक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, और कंडक्टिविटी यानी कि रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट, यानी कि कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होगी, K इज इक्वल टू A/L, राइट। इस तरह से जो है प्रोपोर्शनल होगा, G is directly proportional to A/L, so G will be equal to KA/L, so the K will be, जैसे यहां पे आया रो है ना रेजिस्टिविटी, उसी तरह से कंडक्टेंस और एरिया लेंथ का अगर मैंने रिलेशन निकाला तो मेरे पास K कंडक्टिविटी मिल जाएगा मेरे को। तो कंडक्टिविटी K का जो यूनिट है वो होगा ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट, राइट। तो ये हो गया मेरा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इस तरह से कुछ बेसिक करंट के कंसेप्ट है जो आपको समझने हैं, ओके। साथ में इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वापस उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, सो देयर विल बी नथिंग रिमेनिंग, ओके। मतलब चैप्टर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इफ यू आर क्लियर विद द प्रीरिक्विजिट्स इंक्लूडेड इन द चैप्टर। सो इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बेसिक में एग्जांपल दूं, एक्वियस सॉल्यूशन में अपने जाने के बाद जो भी अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बेसिक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि क्या, अगर मैं किसी भी कंपाउंड का एक्वियस सॉल्यूशन बना लूं, यानी कि NaCl में मैं पानी डाल दूं या पानी में NaCl डाल दूं, तो अपने रिस्पेक्टिव आयंस यानी कि जैसे कि Na+ और Cl- में डिफ्यूज हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से जो डिफ्यूज हो जाते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि क्या, मोस्टली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ओके। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स बने हुए हैं वो जैसे कि HCl, NaOH, NaCl, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि 100% डिफ्यूज हो जाते हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशंस में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो है एकदम कम, यानी कि बहुत ACOH2 और फिर उसके बाद CaCO3 है ना, लाइम वगैरह, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये सो है स्लेक्ट लाइम वगैरह ये सब। सो दोज ऑल आर वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ज्यादा जल्दी से जल्दी डिफ्यूज नहीं हो पाते और उनको डिफ्यूज करने के लिए कभी कभी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये सारे जो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक। रेडॉक्स रिएक्शन आपने अगर सीखा होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन इज द बेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर रेडॉक्स रिएक्शन समझ में नहीं आया तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिस तरह से हमको करंट जनरेट करना है उसके लिए केमिकल रिएक्शन तो होना चाहिए, लेकिन किस तरह का, रेडॉक्स तरह का केमिकल रिएक्शन विच इज नेसेसरी टू जनरेट करंट, ओके, दैट रिएक्शन इज द रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, यानी कि साइमल्टेनियस गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइमल्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे, फ्लो होंगे, तभी तो करंट जनरेट होगा ना भैया, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। करंट इज व्हाट इज करंट? करंट इज बेसिकली चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। व्हाट इज करंट? करंट इज बेसिकली चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे, है ना। उसी तरह से अगर मैं मॉलिक्यूलरली देखूं, यानी जैसे कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाले सारे कंसेप्ट्स आने वाले हैं हमारे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी। अब 1 मोल यानी कि हमको पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना। 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे। अब उन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ ना कुछ। सो दिस इज द रीजन इट इज ऑल कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सारा का सारा कनेक्टेड है। सो इट्स ऑल अबाउट द सिनेरियो विच कंसिडर्ड और विच वॉज रिलेटेड टू द बेसिक्स। तो इसको आपको समझना है अच्छे से। तो फिर बेसिक्स तो सारे क्लियर हो चुके हैं, और लेक्चर नंबर 76 का एम यही था कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अच्छा एक इंट्रोडक्शन मिल जाए। बेसिकली मैं चाहूंगा कि आप टेक्स्ट बुक खोल करके कुछ देखें, कुछ नोट्स निकाले उसके, कुछ इंट्रोडक्शन में से जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जो मैंने अगर गलती से इंक्लूड ना किया हो, बिकॉज आई डोंट हैव टेक्स्ट बुक हियर।
सो दिस इज जस्ट द बेसिक विच आई न्यू अबाउट। और कंसेप्ट जो है वो हम अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 77 से स्टार्ट करेंगे। सो जितना हो सके इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए, नहीं पता होगा तो प्लीज उनको पढ़िए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज आई ऑलवेज से, या टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां पे जाकर के आप नोटिफाई कर सकते हो मुझे, सो आई विल कनेक्ट विथ यू। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जितने लोग हैं उनको बता दो। तो इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 76 से स्टार्ट हो चुका है। सो प्लीज 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 ट्राई एंड पे अटेंशन, ट्राई एंड स्टडी, टेक ऑल द नोट्स विच आर रिक्वायर्ड, स्टडी 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 एंड स्टडी इवन मोर हार्डर। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए, फ्रेंड्स को लेकर के बैठिए, पढ़िए, मौज मजे में रहिए। मिलता हूं लेक्चर नंबर 77 में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।